हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से समग्र बैच में। और मैं जगदीश चंद्र जांगड़ आपके सामने लेकर आया हूं ज्योग्राफी क्लास 11th की एनसीईआरटी का लेसन नंबर 3 अफवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम पे। दोस्तों आज हम बेसिकली हमारी बात करने वाले हैं ओवरऑल हमारी ज्योग्राफी समग्र सीरीज में। ये लेक्चर नंबर 14 होने वाला है जो कि यूपीएससी के लिए बुक सीरीज है और हिंदी माध्यम स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड यह क्लास है। दोस्तों गोज विदाउट सेइंग, इस क्लास से रिलेटेड और अन्य जानकारी जो है, पीडीएफ जो है, पीवाईक्यूज हो, चाहे सिलेबस हो, उसके एनालिसिस हो, चाहे करंट अफेयर हो, उन तमाम चीजों की पीडीएफ और रिसेंट अपडेट्स आपको इस टेलीग्राम हैंडल पे मिलने वाली हैं, जगदीश जांगड़ सर पीडब्ल्यू। सो राइट अवे टेलीग्राम पे जाइए और सर्च बार पे जाकर के यह टाइप कीजिए और इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। अभी तक यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के लगभग 10,000 से ज्यादा सीरियस एस्पिरेंट्स ने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया है, जो कि पिछले 6 महीने से 1 साल के अंतर्गत बनी हुई बहुत ही रिलायबल और क्रेडिबल कम्युनिटी है। और इस कम्युनिटी के माध्यम से हम तमाम एस्पिरेंट्स, सभी अभ्यर्थियों तक वह लेटेस्ट चाहे आपके पास में करंट अफेयर्स हो जो हिंदी में अवेलेबल होंगे, राइट इसके अलावा आपके पास में इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो, पीडीएफ हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड लेसन हो, ये तमाम चीजें आपके साथ में साझा करेंगे। सो राइट अवे ज्वाइन द जगदीश जांगड़ सर पीडब्ल्यू कम्युनिटी। राइट यहाँ पे डेली शाम को 5 बजे लेसन्स होते हैं आपके, जहाँ पे हम करंट अफेयर्स लेते हैं और डेली आंसर राइटिंग भी होती है, जिन्हें हम डेयर सेशंस का नाम देते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई व्यक्तिगत क्वेरी है तो आप मुझे टेलीग्राम हैंडल जे सर यूपीएससी पे भी शेयर कर पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले बताना चाहता हूं कि हर संडे को हमारा जो समाधान समग्र सीरीज है उसका होता है टेस्ट। तो हर वीकेंड पे बेसिकली आपको ये फ्री टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। फ्री टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि ज्ञान का होना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी होता है ज्ञान का प्रयोग कर पाना। तो आप अपने लेसन्स को जो लर्न कर रहे हैं कितना यूटिलिटी है परीक्षा के लिए, आगामी परीक्षा के लिए, क्या आप तैयारी अच्छे से कर पा रहे हैं। तो पीडब्ल्यू ऐप पे ये जो वीकली लेसन्स कहीं कहीं आपके पास में टेस्ट डाले जाते हैं, ये आपको जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं दोस्तों। एक धन्यवाद बेसिकली आपको ज्ञापित करना चाहूंगा। जो स्नेह, जो सम्मान बेसिकली आपने इन सेशंस को, तमाम ज्योग्राफी के सेशंस को समग्र सीरीज में दिया है, आप सभी के लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं। हमारे इस मंच ओनली आईएएस हिंदी माध्यम के ऊपर पिछले 4 महीने से जो सेशंस आपके साथ में साझा किए जा रहे हैं, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा लव और सपोर्ट और एंगेजमेंट दिखाया। एंड आई होप इस सेशन को भी आप अंत तक उतना ही प्यार, उतना ही स्नेह, उतना ही सम्मान और सिंसियरिटी के साथ में इस लेसन को भी कंप्लीट करने वाले हैं। हमारी बुक सीरीज जो चल रही है वो भारत का भौतिक पर्यावरण है, इंडिया का फिजिकल एनवायरनमेंट, जो 11वीं की एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आ चुके हैं 11वीं की इस इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर। इस बुक में बेसिकली हमारा लेसन नंबर 3 अफवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे। तो 2 ड्रेनेज सिस्टम है हमारे भारत के अंदर। एक है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, हिमालय से निकलने वाली नदियां। दूसरा है बेसिकली पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, जो आपके पास में इस पेनिनसुलर प्लेट्यू से, प्रायद्वीपीय पठार से बेसिकली निकलने वाली नदियां। तो इनको बेसिकली समझना है। आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दूं क्या क्या टॉपिक्स पे फोकस करना है। देखिए लेसन अच्छा खासा है, लगभग एनसीईआरटी में भी 15-20 पेज में इसको कवर किया गया है ना। चाहे आप इसकी कहीं से समरी उठा ले या समरी पढ़ लीजिए, बहुत ही फैक्चुअल सा लेसन है। फैक्चुअल लेसन मतलब आपके पास में इसमें जो चीजें हैं, इसमें कंसेप्ट इतना नहीं है। जो कंसेप्टुअल चीज है वो मात्र 2 से 3 चीजें ही आपके पास में है, ठीक है ना। जैसे अफवाह तंत्र क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, कैचमेंट एरिया क्या है, जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है आपके पास में। अदरवाइज बेसिकली हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और इन नदियों की सहायक नदियां, इनका उद्गम स्थल, इनका समागम स्थल, इनका प्रयाग कहाँ होता है, संगम कहाँ होता है, किसमें जाके गिरती है, कहाँ खाड़ी बनाती है, इसके बारे में प्रश्न है जो कि आमतौर पे प्रीलिम्स में भी देखे गए। फिर है हमारे प्रायद्वीपीय पठार। तो जो ये पेनिनसुलर इंडिया है, इस पेनिनसुलर इंडिया से भी बेसिकली जो है आपके कई रिवर सिस्टम्स है, इस पे भी प्रश्न पूछा जाएगा। और जब हम बेसिकली भारत के हिमालयन हो चाहे प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र को, नदियों को जब पढ़ चुके होंगे, तत्पश्चात हम आने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण के सर, यह जो आपके पास में जल, नदी जल है, इसका उपयोग जो है वो बेसिकली किस तरीके से किया जा सकता है और क्या क्या समस्याएं बेसिकली हमको देखने को मिलती है इसके अंतर्गत। राइट, इस सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। और यहाँ पे हम ड्रेनेज बेसिन से समझने की कोशिश करते हैं। सर अफवाह क्या होता है, ड्रेनेज क्या होता है, कि एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहा जल प्रवाह है ना। आपके पास में एक प्रॉपर चैनल, एक प्रॉपर रास्ता, एक प्रॉपर वाहिकाओं में अगर कोई बेसिकली जो है जल, जो है पानी जो है वो बेसिकली बह रहा है, तो हम इसे बेसिकली क्या नाम देंगे कि सर ये जल प्रवाह हो रहा है ना। इसे अफवाह
का नाम देंगे, इसे ड्रेनेज का नाम देंगे आपके पास में। और इन वाहिकाओं के जल को अपवाह तंत्र कहा जाता है, इसे ही ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। जैसे ये वाहिका आगे विभाजित हो सकती है या फिर कोई और बड़ी जल वाहिका बेसिकली इसमें अपना जल शामिल भी कर सकती है, राइट। इस पूरे तंत्र को बेसिकली अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम का नाम दिया जाता है। अब भूवैज्ञानिक समय अवधि और चट्टानों की प्रकृति की संरचना, स्थलाकृति, ढाल इत्यादि के आधार पे बेसिकली जो है अलग अलग तरह के प्रभाव तंत्र, प्रवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम हमें देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। अब नदी में पानी कहां से आता है? ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा बेसिकली जितना हम ऑब्जर्व कर पाते हैं मैदानी क्षेत्रों में बारिश से आता है, और बारिश के अलावा कहां से आता है? ग्लेशियर से आता है, राइट। तो आपके पास में सपोज ये नदी है, इस नदी को बेसिकली पानी कहां से मिल रहा है कि सर कहीं ना कहीं कोई पहाड़ है, उस पे बेसिकली ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से पानी पिघलता पिघलता इस नदी में आ रहा है। दूसरा कि सर आपके पास में कहीं न कहीं बादल है और उससे बेसिकली जो है वर्षा के कारण आ रहा है। तो नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र बेसिकली जो है आपके पास में वह नदी, उसके सहायक नदियों के द्वारा अपवाहित क्षेत्र जो है उसे अपवहन द्रोणी का भी नाम दिया जाता है, ठीक है ना। अपवहन द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमाओं को जल विभाजक कहा जाता है आपके पास में, या जल संभर भी कहा जाता है, इसे वाटरशेड एरियाज भी कहते हैं। वाटरशेड एरियाज का क्या मतलब हुआ आपके पास में? जैसे सपोज मैं यहाँ पे आपके पास में एक पहाड़ की स्ट्रक्चर से बना दूं, ठीक है ना। जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे बना देता हूं आपके पास में अरावलीज, विंध्यास, सतपुरा, वेस्टर्न घाट। तो ये बेसिकली पर्वत श्रृंखलाएं बेसिकली क्या है? यह जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये अपने आप में जल विभाजक है। इसका क्या मतलब हुआ गुरुजी? इसका ये मतलब हुआ मेरे दोस्तों कि सर इसके इधर बहने वाली नदियां एक निश्चित दिशा में बहेगी, इसके इधर बहने वाली नदियां एक निश्चित दिशा में बहेगी, और इसके इधर बहने वाली नदियां एक निश्चित दिशा के अंतर्गत बहने वाली। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट? जल विभाजक का मतलब हो गया कि सर इस पर्टिकुलर एरिया से जल द्रोणी को एक दूसरे से अलग कर दिया। जल द्रोणी जो है आपके पास में वाटरशेड जो है इनको अलग कर दिया, है ना। जो नदियां पहाड़ के एक तरफ की दूसरी साइड में एक दिशा में बहेगी और दूसरी तरफ की दूसरी दिशा में बह रही, इसे वाटरशेड कहा गया आपके पास में, ठीक है सर। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों और नालों के अपवहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। तो सर कोई ज्यादा फर्क नहीं है आपके पास, वैसे जल ग्रहण भी, वैसे कैचमेंट आप कह दो, बेसिन कह दो, ड्रेनेज सिस्टम कह दो, एक ही बात है, ठीक है। बस नदियों की साइज का डिफरेंस है आपके पास में। तो यह जो कैचमेंट एरिया है आपके पास में, है ना, इनके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों के क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है आपके पास में, ठीक है ना। अब अपवहन तंत्र को विभिन्न आधार पे बांटा गया। कुछ है आपके पास में जो नदियां रहेगी आपके पास में भारत के अंतर्गत, या तो हम ये कहेंगे कि सर कुछ नदियां जो हैं आपके पास में अरब सागर, अरब सागर का है, यहाँ है भारत में देखें तो अरब सी, अरेबियन सी, और यहाँ है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना। तो कुछ नदियां जो है बेसिकली इस तरफ से बह रही हैं आपके पास में, कुछ नदियां इस तरफ से बह रही हैं कि सर जो बंगाल की खाड़ी में बेसिकली जो है अपना जल जो है लेके जा रही है, अपवहन कर रही है। और कुछ नदियां होगी जो आपके पास में अपना जल किधर लेके जा रही है? दे आर ड्रेनिंग देयर वाटर इनटू द अरेबियन सी, अरब सागर। तो अरब सागर अपवाह तंत्र होगा और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र होगा। कुछ नदियां होगी जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी की तरफ लेके जा रही है, पर कुछ नदियां होगी जो अपना पानी अरब सागर की तरफ लेके जा रही है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है सर आपके पास में? सर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम यहाँ पे हिमालय से निकलने वाली नदियों को एक मान ले, और फिर दक्षिण भारत या पेनिनसुलर या फिर प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली, प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को एक तरीके से ले ले। सो भारत में बेसिकली जो है जल विसर्जन के आधार पर अरब और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र हो सकता है। तो ये अपवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली, सह्याद्री से विलग किए गए हैं, है ना। देखो दिल्ली ये रहा यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे, फिर है आपके पास में अरावली, फिर है ये सह्याद्री, ठीक है ना, ये इस तरीके से। तो ये किसकी बात कर रहे हैं आपके पास में कि सर इसके इधर की नदियां सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में जा रही है, उधर की नदियों का पानी सारा का सारा कहाँ जा रहा है? पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जा रहा है, और इधर वाला अरब सागर में जा रहा है। सो अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग जो है जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा नदियां आती हैं, वह बेसिकली क्या है आपके पास में? ये इसी जल तंत्र का पार्ट बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करता है। बाकी का 23% नदियां जो है जैसे सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार, यह नदियां अपना पानी अरब सागर में
लेके जाती है। सिंधु नदी जिसे इंडस कहते हैं आपके पास में, यहाँ से निकली, ये इस तरीके से बेसिकली आ गई। दूसरी नदी है आपकी नर्मदा, ये रही नर्मदा। तीसरी है तापी, इसी के नीचे है तापी, ठीक है ना। चौथी है पेरियार, पेरियार यहाँ केरला के अंदर बहती है ना। सो माही, माही भी समवेयर ओवर हियर ओनली। चलिए, आई गेस वी आर क्वाइट क्लियर ऑन दैट। सो यहाँ पे जल संभर क्षेत्र और आकार के आधार पर भारतीय अफवाह द्रोणियां 3 प्रकार की हैं। पहले ही है प्रमुख नदियां, ठीक है ना, मध्यम नदियां, और तीसरी है लघु नदी द्रोणी, ठीक है ना। तो आपके रिवर कैचमेंट्स एरियाज के आधार पे है ना, अगर किसी नदी का कैचमेंट एरिया जो है, ड्रेनेज एरिया जो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है, तो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है आपके पास में, इसमें 14 नदी द्रोणियां शामिल है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बैरक एटसेट्रा। तो ये नदियां क्या है आपके पास में, भारत में मेजर ड्रेनेज सिस्टम्स का पार्ट है आपके पास में। अब मध्यम का है आपके पास में, इसमें 2000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच का एरिया आएगा आपके पास में, है ना। कि सर जो नदी बह रही है उसकी जो सहायक नदियां हैं बेसिकली, ठीक है ना, तो ये सब मिलाकर के बेसिकली जो है कितना एरिया है अफवाह क्षेत्र का, मात्र 2000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में। तो ऐसी कई नदियां, कालिंदी, पेरियार, मेघना है आपके पास में। लघु नदियां हैं 2000 से भी कम। तो आपके पास में 3 अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं, 3 अलग अलग क्षेत्र, 20,000 किलोमीटर से ज्यादा प्रमुख, 20,000 से 2000 मध्यम, और 2000 से नीचे लघु, ठीक है। आई गेस यहां तक क्लियर हो गया। अब उद्गम के आधार पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्या हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय के पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे बेसिकली ग्लेशियर्स, और ग्लेशियर पे जो बर्फ जमी हुई वो धीरे धीरे पिघलती हैं, और उनसे उनसे नदियां बेसिकली अपना पानी जो है वह लेके बहती रहती हैं। तो हिमालय अफवाह तंत्र हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, प्रायद्वीपीय, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, जो हमारा प्रायद्वीपीय इंडिया है, इसमें भी बेसिकली जो है कई नदियां उद्गम हो रही हैं आपके पास में। तो विभाजन योजना में चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों का विरगरण में समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्पत्ति वायु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से भी पुरानी देखने को मिलती है। अब है पूर्ववर्ती अफवाह प्रतिरूप आपके पास में, है ना। अब पूर्व जो आपके पास में पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली पूर्ववर्ती नदियां जो ईस्ट की तरफ जा रही है आपके पास में, उनके उत्थान से पूर्व से भी उस स्थान पर प्रवाही होती थी, तो इन्हें पूर्ववर्ती कहा जाता है आपके पास। पूर्ववर्ती मतलब सपोज सर आपके पास एक नदी बह रही है ना। अब ये हजारों साल से बह रही है, धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली जो है पहाड़ बनना शुरू हुए, पर्वत, वलित पर्वत बनना शुरू हुए, और ये वलित पर्वत जो है अपना शेप ऊपर उठाते गए। पर ये नदी पहले भी बहती थी, है ना, ये पहाड़ बन रहे हैं तब भी बह रही हैं, आज भी बह रही है। और ये नदियां क्या करती हैं, इन पहाड़ों को बेसिकली काट करके अपना रास्ता आगे लेके जाती है, ठीक है ना। तो पर्वतों के उत्थान के साथ साथ ये नदियां पर्वतों को काटती रहती हैं। इनके परिणाम स्वरूप नदियों में गहरे गड्ढे अथवा गॉर्जेस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, डीपर वैलीज, गॉर्जेस, है ना, एक तरीके से गहरे खड्डे बन जाएंगे आपके पास में। और जब यहाँ पे आपके पास में ये डीपर गॉर्जेस बेसिकली यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है, सो इन्हें एंटीसीडेंट रिवर कहा जाएगा। मतलब पहाड़ आ गया रास्ते में, उस पहाड़ को भी चीर के फाड़ के आगे निकल गई। तो एंटीसीडेंट आपके पास में पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र जो है, इसे केवल हिमालयन क्षेत्र में देखा जाता है। कहां देखा जाता है, हिमालयन क्षेत्र में, क्योंकि पहाड़ कहां पे लगातार बन रहे हैं, हिमालय में। पहाड़ बनते गए, उसके साथ साथ पर्वतों के उत्थान के साथ साथ नदियां भी पर्वतों को काटती गई। उदाहरण के लिए इंडस, सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सभी क्या है, पूर्ववर्ती अफवाह का प्रतिरूप है। एंटीसीडेंट रिवर का नाम, अच्छा एंटीसीडेंट मतलब समझ में आई कि सर ये नदियां पहाड़ों को काट के भी अपना रास्ता आगे बढ़ा देते। क्यों, क्योंकि पहाड़ों के बनने की प्रोसेस जब शुरू हुई, उससे पहले भी ये नदियां वहां बह रही थी, उससे पहले भी ये रिवर्स का बेसिकली ये रूट था, और पहाड़ रास्ते में बन भी रहे थे। धीरे धीरे ये पहाड़ों को भी बेसिकली क्या करती गई, काटती गई, और रास्ते में क्या बना दिए, गहरे खड्डे बना दिए, गॉर्जेस का निर्माण कर दिया। भैया समझ में आया, अरे चेहरे पे मुस्कान गायब नहीं, चेहरे पे मुस्कान बनी रहनी चाहिए सभी के। चलो एक बार कमेंट करके बताओ। चलिए, वेरी गुड। सो यहाँ पे अध्यारोपित प्रवाह प्रतिरूप की यहाँ पे बात की जा सकती है। जैसे गोंडवाना लैंड है, अफ्रीकन प्लेट के अलग होने के परिणाम स्वरूप धरातल से लावा उत्पन्न हुआ। लावा में फैलाव से प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की घाटियां विलुप्त हो गई, ठीक है ना। और प्रायद्वीपीय भारत पर वर्षा के उपरांत लावा युक्त चट्टानें अपरदित हुई, और नदियां अपनी पुरानी घाटियों में पुनः प्रभावित होने लगी। और ऐसे अफवाह प्रतिरूप को अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप कहा जाता है आपके पास में। तो हमारे पेनिनसुलर इंडिया में, साउथ इंडिया में कैसी नदियां देखने को मिलेगी, जो रिवर बहती हैं वो बेसिकली कोई घाटी में, है ना,
कोई वैली में बहती है आपके पास में। अब क्या हुआ होगा कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ना, जब वहां पे लावा निकला होगा और वो लावा बेसिकली पूरे एरिया में फैल गया होगा, है ना, तो जो ये घाटियां होती है, जैसे रिवर बेसिकली इस तरीके की वैली में बेसिकली बहती है, इस वैली को बेसिकली लावा ने भर दिया था। कालांतर में क्या हुआ कि सर ये जो लावा है वो धीरे धीरे अपर्दित हो गया, वेदरिंग हो गया, है ना, और वो मिट्टी के साथ, हवा के साथ, पानी के साथ बह के चला गया। वापस ये कहीं न कहीं जो है रिवर वैलीज खाली हो गई आपके पास में। जब ये रिवर वैलीज खाली हो गई तो नदियों का पानी वापस इन्हीं रिवर वैली, इन्हीं घाटियों के अंतर्गत बहने लगा। मतलब यह बेसिकली अफवाह क्या है आपके पास में, इनको कहा अफवाह प्रतिरूप। तो आपके पास में कहीं न कहीं जो हमारा दक्षिण भारतीय, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, वहां पे नदियां अपनी पुरानी घाटियों में प्रवाहित होती हैं। तो अफवाह प्रतिरूप को अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप भी कहते हैं, सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है ना, कि सर जो पहले नदियां बहती थी और उस वक्त जो बेसिकली गड्ढे हैं, उस वक्त के बेसिकली जो अफवाह तंत्र के घाटियां हैं, वैलीज हैं, उन्हीं के अंदर आज भी नदियां बह रही हैं, सुपर इम्पोज्ड हैं। तो अध्यारोपित का उदाहरण कहां पे देखने को मिलेगा, दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलेगा। उदाहरण चंबल नदी, सोन नदी, दामोदर, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, ये सारी क्या है, अध्यारोपित अफवाह। तो अध्यारोपित अफवाह जब तुम्हारी परीक्षा में आएगा, क्या अच्छे से करके आओगे। अध्यारोपित के अलावा अगर आपके पास में पूर्ववर्ती अफवाह आएगा तो क्या अच्छे से करके आओगे। वेरी गुड, शाबाश, प्राउड ऑफ यू ऑल बच्चा पार्टी। चलो वेरी गुड। अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप की बेसिकली यहां पे बात की जा रही है। फिर है वृक्षाकार अफवाह वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप। ये वृक्षाकार क्या है, जब सहायक नदियां मुख्य नदी से इस प्रकार मिलती हैं कि समूचा क्षेत्र वृक्ष की शाखाओं के भांति प्रतिरूप होता है। जैसे ये है मेन रिवर, है ना, तो एक नदी यहां से आके मिली, एक यहां पे आके मिली, एक यहां से आके मिली, एक यहां से आके मिली, एक यूं मिली, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। तो ऐसा लग रहा है आपके पास में कि ये कोई ब्रांच है, दिस इज अ ब्रांच। तो मुख्य नदी से इस प्रकार बाकी की सहायक नदियां मिलती हैं कि वृक्ष की शाखाओं की भांति बेसिकली जो है लगता है अफवाह तंत्र, तो इसे वृक्षाकार अफवाह तंत्र कहा गया। इससे बेसिकली आपके पास में ब्रेडेड चैनल्स का या फिर आपके पास में ब्रांचेस चैनल का भी नाम दिया जाता है। तो वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप उत्तर भारत के मैदानों में गंगा और प्रायद्वीपीय मैदानों में बड़ी बड़ी नदी जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी में देखने को मिलेगा। तो वृक्षाकार अफवाह कहां देखने को मिलेगा, जहां पे एक मुख्य नदी है और अन्य छोटी छोटी कई सहायक नदियां उनसे मिलती हैं। ऐसा लगता है एक ब्रांच, एक नेटवर्क कहीं न कहीं जो है बन रहा है, जैसे कि गंगा में, और जैसे कि आपके पास में दक्षिण में चले जाओगे प्रायद्वीप में तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी में देखने को मिलेगा। फिर है आर्य या अपकेंद्रीय प्रवाह। जैसे आपके पास में बेसिकली क्या हो, एक पहाड़ हो, है ना, अब सोचो सर इस पहाड़ से बेसिकली नदी निकल रही है, तो सर कुछ पानी इधर से निकल सकता है, उस उधर वाले स्लोप से भी तो बेसिकली एक धारा निकल सकती है, इधर वाले स्लोप से भी तो एक धारा निकल सकती है, राइट। इसे रेडियल ड्रेनेज कहते हैं। इसे कहीं न कहीं अरीय या अपकेंद्रीय प्रवाह कहा जाता है। जब नदियां केंद्रीय उच्च भूमि से निकलकर अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होने लगती है, कि एक नदी इसी पहाड़ से इस डायरेक्शन में निकली, एक नदी उस डायरेक्शन में निकली, एक नदी इस डायरेक्शन में निकली, तो वह अफवाह प्रतिरूप क्या को आर्य या अपकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक का पहाड़ जो है ना, अमरकंटक प्लेट्यू केंद्रीय भारत में देखोगे आप ना, विंध्याचल के राइट में, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के राइट में, तो और रांची का पठार, ये बेसिकली क्या है, ये इसी तरह के हैं जहां पे नदियां जो है अब केंद्रीय प्रवाह लेके आती है, कि सर यहां से जो नदियां निकलेगी ना वो बेसिकली अलग अलग दिशा में, अलग अलग डायरेक्शन में नदियां निकलेगी। अब केंद्रीय अफवाह प्रतिरूप का यह उदाहरण देखने को मिलेगा। फिर है समानांतर, पैरेलल, जहां पे चलती है नदियां तीव्र ढाल से प्रवाहित होती है, तीव्र ढाल से चली आपके पास में, है ना, और वो जब तीव्र ढाल से चलेगी तो उसकी जो अलग अलग जल धाराएं होगी वह समानांतर चलती है, एक दूसरे के समानांतर बेसिकली प्रवाहित होती है, इसे समानांतर अफवाह कहते हैं। तो हमारे पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिमी तटीय मैदान में प्रवाहित होने वाली नदियां इस तरीके का एग्जाम्पल बनाती है। तो हमारे भारत का पश्चिमी घाट कहाँ है, यहाँ पे जो ये पर्वत है इनको पश्चिमी घाट कहा जाता है। अब यहाँ पे जो नदियां है ना वो कहीं न कहीं बार बार यूं ऐसे यूं समानांतर सी, ऐसे यूं पैरेलल सी बेसिकली जो है प्रवाहित होती है पश्चिमी तटीय मैदान में। फिर एक खंडित या विलुप्त अफवाह। अब खंडित या विलुप्त क्या है, हिमालय से निकलने वाली नदियां जब मैदान में प्रवेश करती हैं तो वो सतह पर नहीं दिखाई देती। क्यों, पढ़ा था हमने कहीं न कहीं कि हिमालय के ऊपर से जो बड़े बड़े पत्थर आते हैं, बोल्डर्स आते हैं, तो यहाँ पे क्या इकट्ठे हो जाते हैं, बड़े बड़े भाबर। तो जो ये यहाँ पे फिर पानी रहेगा वो कहाँ पे बहेगा,
वह पानी जो है इन पत्थरों के अंडरग्राउंड नीचे बहेगा। तो क्या यहाँ सतह पे पानी दिखेगा? नहीं सर, वो तराई एरिया में आकर के वापस जो है जल देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, भाबर, और यहाँ पे क्या है, तराई, राइट। सो अब इसको वापस पढ़ने की कोशिश करो कि सर हिमालय से निकलने वाली नदियां उत्तर भारत के जब मैदानी क्षेत्र में जब प्रवेश करती है, वो सतह पर बिल्कुल नहीं दिखाई देती हैं आपके पास में। अफवाह प्रतिरूप को खंडित या विलुप्त अफवाह प्रतिरूप कहते हैं, क्योंकि भाबर का क्षेत्र खंडित या विलुप्त अफवाह होता है। नदियां कहां होती है? भूमिगत हो जाती, नदियां क्या है, अंडरग्राउंड हो जाती हैं, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर है उनके बीच में से। आई गेस मैंने पढ़ाया था, तुम्हें याद है ना, भाबर, तेराई, खादर, बांगर, सब कराया था मैंने, राइट। तो वहां पे इस तरह का जो अफवाह प्रतिरूप होगा उसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे खंडित या विलुप्त। खंडित क्यों? क्योंकि नदी पहाड़ों में बहती हुई दिख रही है, पर जैसे ही जैसे यहाँ पे मैदानों में क्षेत्र में आई, गायब हो गई। तो जो ये फ्लो था यहां तो एक दिखा, फिर यहां से दिख रहा है, इसके बीच में बेसिकली फ्लो कहां गया? खंडित हो गया ना, गायब हो गया, विलुप्त हो गया, वो अंडरग्राउंड भूमिगत हो गई वो नदी कुछ समय के लिए। ठीक है, चलिए सर। तो हिमालय उपतंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसे मुख्यतः गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र की नदियां शामिल है, और ये नदियां 12मासी नदियां। तो हिमालय में बेसिकली क्या है आपके पास में? बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, ये हिम आच्छादित होती हैं। तो ये बर्फ जो होती है आपके पास में धीरे धीरे पिघलती है, और वो बेसिकली क्या है आपके पास में? बर्फ पिघल रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियां लगातार 12 महीने बहती है, तो इन्हें 12मासी नदियां कहते हैं, अंग्रेजी में पेरिनियल रिवर कहते हैं। तो बर्फ पिघलने के कारण और बारिश के कारण, दोनों के कारण बेसिकली 12 मास इसमें पानी होता है। यह नदियां बेसिकली जो है बहुत ही फास्ट फ्लोइंग होगी। देखो, एक नदी जो है मैदानी क्षेत्र में बह रही है, धीरे 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 बहेगी, और एक नदी बेसिकली जो है माउंट, आपके हिमालयस की जो बड़े बड़े पर्वत है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 मीटर की ऊंचाई तक के पर्वत है। अब 8000 मीटर की ऊंचाई से जब पानी गिरेगा तो कितनी तीव्र गति से आएगा, राइट? बहुत तीव्र गति से आएगा। अच्छा, जब पानी लगातार पिछले सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्षों से तीव्र गति से गिर रहा है एक पत्थर के ऊपर, तो क्या होगा? उसमें खड्डा होगा, उसमें दरारें पैदा होगी, उसमें कहीं न कहीं घर्षण होगा, उसमें वेदरिंग होगी, और वह क्या बना देगा आपके पास में? महाखड्ड, गहरे महाखड्ड, जिनको गॉर्जेस कहते हैं। तो गॉर्जेस क्या है आपके पास में? जनरली नदियां चलती है तो इस तरह की वी वैली बनती है, परंतु हिमालय क्षेत्र में बेसिकली क्या बन जाएंगे? इस तरह के गॉर्जेस बन जाएंगे, जिनकी जो पास की दीवारें है ना, वो वी की शेप की नहीं होगी, वह बेसिकली आपके पास में बहुत ही तेज फ्लो के कारण क्या हो जाएगी आपके पास में? घर्षण तीव्र। तो वहां की वैली क्या होगी आपके पास में? यू शेप वैली होगी आपके पास में, है ना, और यहाँ पे गॉर्जेस का निर्माण करेगी, गॉर्जेस का निर्माण करती हैं, है ना। और महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियां अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियां और जलप्रपात भी बनाती हैं। ये सारी चीजें आई गेस हमने कर दी हैं, राइट, बाकी की चीजें। अब हम बेसिकली इनका एक एग्जाम्पल पढ़ा जाए आपके पास में, तो हम पढ़ सकते हैं कि ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो ब्रह्मपुत्र तीन मुख्य अफवाह तंत्र में बांटी गई। सबसे पहले है पश्चिम में सिंध और उसकी 5 सहायक नदियां, जो इंडस नदी आती हैं, और इंडस नदी की बाकी की 5 सहायक नदियां हो गई आपके पास में। ठीक है, फिर कौन सी होगी सर आपके पास में? एक तो हो गई इंडस यानी सिंधु नदी, फिर हो गई आपके पास में गंगा, फिर है आपके पास में ये इस तरीके से जाने वाली गंगा नदी हो गई आपके पास में। फिर कौन सी हो गई सर आपके पास में? ब्रह्मपुत्र। ये इसी के ही आगे तिब्बत में होते हुए, फिर अरुणाचल से होते हुए, फिर बेसिकली जो है वेस्ट बंगाल, अपने बंगाल के अंदर चली गई, जिसको हमने नाम दे दिया आपके पास में ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो यहां पे 3 मुख्य बेसिकली जो है आपके पास में इंडो ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र देखा जा सकता है। तो विशाल नदी आपके पास में जो है, इस तरह विभाजन संभवतः प्लिस्टोसीन काल में हुआ है। हिमालय के पश्चिमी भाग में पोटवार पठार दिल्ली रिज के उत्थान के कारण इस क्षेत्र में सिंधु और अफवाह तंत्रों के बीच का जल विभाजक बन गया, कहीं न कहीं दिल्ली रिज, और इस प्रकार मध्य प्लिस्टोसीन में राजमहल पहाड़ियां और मेघालय पहाड़ियों के मध्य स्थित मालदा गैप जो है वो अधोक्षेपण हुआ, और उसमें कहीं न कहीं गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच का कहीं न कहीं जो है दिक् परिवर्तन हुआ, दिशा का परिवर्तन हुआ, और वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हो गई आपके पास में। तो हिमालय से कौन कौन से मुख्य नदियां निकलती हैं? एक है इंडस, सिंधु, और उसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। फिर है गंगा, और गंगा में बेसिकली क्या है आपके पास में? बाकी इस गंगा की जो भी मुख्य मुख्य जैसे भागीरथी हैं, बाकी फिर मंदाकिनी, अलकनंदा, धौली गंगा, और ये सारी जुड़ती जाती है, अलग अलग प्रयाग बनाती हैं।
और यहाँ पे ये क्या है आपके पास, पूरा गंगा का अपवा तंत्र। ब्रह्मपुत्र ये भी यारलुंग सांगपो, यही यहाँ पे चैमयुंगडुंग ग्लेशियर से तिब्बत से निकलती है और तिब्बत में बहती हुई कहीं न कहीं बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वाले एरिया से बेसिकली एंटर करती हैं, असम में बहती हुई फिर वेस्ट बंगाल में आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ये गंगा रही आपके पास में, राइट। जब गंगा ब्रह्मपुत्र मिल जाती है इसे जमुना का नाम दे दिया जाता है, आगे ये मेघना बन के बंगाल की खाड़ी में एंटर हो जाती है। तो ये तीन मुख्य नदियां हैं। अब इन तीन मुख्य नदियों की जो है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, क्या है आपके पास में, all the information that is given here is factual in this NCERT and I tell you what इस factual information को आपको कहीं न कहीं लिखना है होमवर्क की तरह और सबमिट करना है, राइट आपको कहीं न कहीं लिखना है और सबमिट करना है। आर वी क्लियर ऑन दिस, राइट। सो यह विश्व की सबसे बड़ी द्रोणियों में से एक है। सबसे पहले है इंडस रिवर सिस्टम जो है आपके पास में, वह दुनिया के सबसे बड़े ड्रेनेज सिस्टम में से एक है आपके पास में, ठीक है। 11,65,000 वर्ग किलोमीटर का बेसिकली इसका क्षेत्रफल है ना। और भारत में, अच्छा ये कुछ पाकिस्तान में है आपके पास में और कुछ भारत में, तो ये 11 लाख में से मात्र 3,21,000 वर्ग किलोमीटर ही भारत में। इसकी कुल लंबाई कितनी, इंडस नदी जो है 2,880 किलोमीटर लंबी है। भारत में कितनी लंबाई है इसकी, 1114 किलोमीटर लंबी है, भारत में बहती है। तो यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है, सबसे वेस्टर्न मोस्ट नदी है आपके पास में। इसका उद्गम बेसिकली कैलाश पर्वत श्रेणी के आसपास होता है, तिब्बत के अंदर। नाम है किस ग्लेशियर में, बोखारछू है ना, बोखारछू स्थान के आसपास में होता है। उसके निकट एक हिमनद है, वहां से यह होता है आपके पास में, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे इस कितनी ऊंचाई से होता है, लगभग 4164 मीटर की ऊंचाई पे यह हिमनद है बोखारछू। यहां से शुरू हो रही है आपकी ये नदी, है ना। बोखारछू ग्लेशियर से शुरू हो रही है आपके पास में, है ना, तिब्बत में बह रही है, भारत में फिर बहती है आपके पास में, भारत में बह करके बेसिकली फिर आ जाती है नीचे पाकिस्तान के अंतर्गत और ये कहीं न कहीं बंगाल की खाड़ी में ड्रेन हो जाती है। चलिए सर, सो तिब्बत में बेसिकली जो है जब ये बहती है तो इसे सिंगी खंबन नाम दिया जाता है। क्या है, शेरमुख या शिंगी खंबन, है ना, शेर मुख नाम दिया जाता है। तो सिंधु नदी का तिब्बत में क्या नाम है, सिंगी या शेर मुख, ठीक है। अच्छा, लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच में से उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए लद्दाख और बल्तिस्तान से गुजरती है। यही नदियां जो है हिमालय की दो है ना। कौन सी श्रेणियां हैं, कालजा, तो लद्दाख और जास्कर, इसके बीच में से बेसिकली भारत में से बह रही है, इसके बीच में से बेसिकली जा रही है इंडस, ठीक है। तो इंडस कौन सी नदी, कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच में से बहती है, लद्दाख व जास्कर के बीच में से बहती हुए। कौन कौन से बेसिकली एरिया में बहती है, लद्दाख और बल्तिस्तान में बेसिकली जाती है आपके पास, बल्तिस्तान वापस आपके पास में पीओके वाला एरिया। तो लद्दाख श्रेणी को काटते हुए ये नदी जम्मू कश्मीर के गिलगित के समीप दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। पाकिस्तान में बेसिकली जो है यह चिल्लस के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में एंटर करती है। पाकिस्तान में किस एरिया में एंटर करेगी, भारत से पाकिस्तान में जाते हैं चिल्लस के नजदीक दर्दिस्तान एरिया, और दर्दिस्तान एरिया में यह पाकिस्तान में एंटर कर रही है। सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार और गास्टिंग और द्रास, ठीक है ना। ये सारी की सारी क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं आपके पास में। ये नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती हैं और दाहिने तट पर काबुल नदी इसे मिल जाती हैं, ठीक है। दाहिने तट पर मिलने वाली मुख्य सहायक नदियां खुर्रम, तोची, गोमल, बबाव और संगर है आपके पास में। सो यह भी पता चला आपके पास में, ये सभी नदियां सुलेमान श्रेणी से निकलती, जो पाकिस्तान में ना सुलेमान माउंटेन रेंज वहां से, और यह नदी दक्षिण की ओर बहते हुए लगभग मिठानकोट के आसपास पंचनद का जल प्राप्त करती हैं। पंचनद नाम बेसिकली जो है पंजाब की 5 मुख्य नदियों के कारण पड़ा है, क्योंकि इंडस के अंदर सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, इन 5 नदियों का पानी भी मिलता है। और इन 5 नदियों का प्रवाह तंत्र को जिस क्षेत्र में होता है उसी को ही तो पंज आब बोला गया है। पंज मतलब 5, आब मतलब जल या नदियां, 5 नदियों का समूह। अंत में सिंधु नदी कहां पे, कराची के पूर्व अरब सागर में गिरती है, तो कराची के पास में अरेबियन सी में ड्रेन हो जाएगी। तो भारत में सिंधु जो है वह किस, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में बहती है। बस इतना सा याद रखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। अब ये लद्दाख होगा, ठीक है ना, लद्दाख यूटी के अंदर, लद्दाख यूटी के अंतर्गत, ठीक है। क्योंकि अगर अपन अभी मैप देखेंगे ना,
अभी अगर अपन मैप देखेंगे तो लेटेस्ट तो यही है, लेटेस्ट तो यही है भैया आपके पास में। हम्म, चलिए, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, यस, लेट अस मूव अहेड। तो आपके पास में देखो कौन कौन सी नदियां इससे मिल रही हैं। जैसे ये है इंडस, यहां से निकली और यह पाकिस्तान में चल रही है। ये है झेलम, ठीक है ना, ये देखो ये झेलम रही आपके पास में, यहाँ से निकल रही छेनाब, ये निकल रही छेनाब के पास में से रावी, रावी के पास में से ब्यास, और ये सतलज, सतलज जो है आपके पास मुख्य नदी है, और ब्यास जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। झेलम जी हैं वो भी छेनाब में, और रावी भी जो है आगे जाके छेनाब में मिल जाती है, और छेनाब और सतलज जो है वो आगे जा करके आप देख रहे हैं ये भी दोनों मिल जाती हैं। इसीलिए इस एरिया को पूरा पंजनाब, पंजाब बोला गया है, ठीक है ना। और ये रहा इंडस, लास्ट में जाते हुए सभी पंजनद इंडस में मिल जाती हैं सर, राइट। तो झेलम नदी जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में पीर पंजाल गिरिपथ से वेरीनाग झरने से निकलती हैं। तो झेलम कहाँ से निकलती हैं कि सर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में वेरीनाग झरने से निकलती हैं आपके पास में। और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये नदी श्रीनगर में वूलर लेक से बहते हुए यहाँ पे बेसिकली कई गॉर्जेस बनाती हैं। पाकिस्तान के झंग के निकट यह चेनाब नदी से मिल जाती हैं। तो आपके पास में ये रही झेलम। झेलम के ऊपर कौन सा नदी है एरिया आपके पास सबसे पहले तो कहाँ है कि सर यह वेरीनाग के अंतर्गत बेसिकली बहती हैं, है ना, वेरीनाग झरना है यहाँ से शुरू हो रही है। झेलम जो है वह जम्मू कश्मीर में बेसिकली कौन सी लेक का निर्माण करती हैं कि सर वूलर लेक का निर्माण करती हैं। और आगे जाकर के किस नदी में मिल जाती है कि सर छेनाब में मिल जाती हैं। किस में मिल जाती हैं? छेनाब में मिल जाती है। तो हर एक नदी का ओरिजिन, उस पर कौन सा शहर है, उस पर कौन सी झील है या परियोजना है, और इसकी सहायक नदियां या फिर इसके अंतर्गत अगर ये अपना पानी आगे किसी में ट्रिब्यूट कर रही है तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, राइट। सो यू आर एबल टू सी दैट ये रही आपके पास में जम्मू के पास में, श्रीनगर के पास में से बहती हुई झेलम नदी, और आप देख पा रहे हैं कि अंत में जाते हुए इस छेनाब नदी में मिल जा रही है यहाँ पे इस पॉइंट पे। चलिए सर, छेनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये जो छेनाब नदी आप देख पा रहे हैं ये भी भारत में से बेसिकली निकल रही है, हिमाचल प्रदेश के एरिया में। और ये छेनाब जो है आपके पास में इस सिंधु नदी की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो प्रश्न आया भी है कि इंडस की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सहायक नदी कौन सी है, तो चेनाब नदी है आपके पास में। तो दो नदियां जब मिलती हैं, चंद्रा और भागा, चंद्रा और भागा, तो आगे जाकर के क्या बनती हैं? चेनाब बनती है। क्या बनती है? चेनाब बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश के केलोंग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं। कहां पे मिलती है आपके पास में? तांडी में। इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता रहा है। किसके नाम से जाना जाता रहा है? चंद्रभागा। तो चेनाब को बेसिकली दूसरा क्या नाम दिया गया है? चंद्रभागा। तो चंद्रभागा रिवर कह दो, चेनाब रिवर कह दो, राइट। इसका दूसरा नाम भी यही है, ठीक है, दैट्स इट। तो ये भारत में 1100 किलोमीटर के आसपास इंडिया में ड्रेन होती है। फिर है रावी। रावी नदी सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू की पहाड़ियों में रोहतांग पास के पश्चिम से निकलती हैं, और ये राज्य की चंबा घाटी से निकलती हैं। और पाकिस्तान में प्रवेश करने से सराय सिंधु के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले पीर पंजाल के आसपास में व धौलाधर के बीच में से यह प्रवाहित होती है। तो पीर पंजाल माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखला है। धौलाधर अगेन पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणी है धौलाधर। तो इसके बीच में से कौन सी नदी निकलती है? इसके बीच में से कौन सी नदी निकलती है? तो आप बताएंगे गुरुजी रावी नदी, रावी नदी, ठीक है। ये इस तरीके से भी प्रश्न उठ के आए हैं आपके पास में। व्यास नदी, व्यास नदी आपके पास में रोहतांग दर्रे के निकट से व्यास कुंड से निकलती है। व्यास नदी कहां से निकलती है? व्यास कुंड से निकलती है। किस घाटी में बहती हैं? कुल्लू घाटी में बहती हैं। तो धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी के महाखंड का निर्माण करती हैं। तो गॉर्जेस बनाती, काती गॉर्जेस और लारगी दौड़गज, है ना।
पंजाब के मैदान में प्रवेश करके हरिके के पास सतलज में मिल जाती है। तो ब्यास नदी अंत में किस में मिल रही है, ये देखो, ये ब्यास नदी अंत में किस में मिल रही है, सतलज में मिल रही है सर, सतलज नदी में मिल रही है। फिर है सतलज नदी। सतलज नदी जो है ये तिब्बत से ओरिजिन हो रही है। जैसे आपके पास में सिंधु नदी है, जैसे वहां से लेक मानसरोवर के पास से निकल रही है, ठीक वैसे कैलाश के पास में से बेसिकली ये भी निकल रही है तिब्बत के पास। मानसरोवर जो है आपके पास में उसका राक्षस ताल है, तो राक्षस ताल से कौन सी नदी निकलती है, सतलज नदी निकलती है आपके पास में। उसे तिब्बतन एरिया में जो है लोंगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से, लोंगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है सतलज नदी को तिब्बत में। फिर तिब्बत से ये भारत में प्रवेश करती है। लगभग आपके पास में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर यह सिंधु नदी के समानांतर बह रही थी, है ना। फिर यह एक गॉर्ज बनाती है और भारत में कहीं न कहीं एंटर करती है, शिपकिला से बहती हुई पंजाब के मैदानों में आ जाती है। और यह एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती मतलब जो आपके पास में एंटीसीडेंट रिवर के सर जो पर्वतों को काटती हुई अपना रास्ता बना ले। सर यह अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है क्योंकि यह भाखड़ा नागल परियोजना नहर तंत्र का पोषण करती है। तो भाखड़ा नागल जो कैनल प्रोजेक्ट है वो किसके ऊपर है, सतलज नदी के ऊपर है। तो ये हो गया आपके पास में इंडस रिवर सिस्टम। अब जो ये इंडस रिवर सिस्टम है दोस्तों, जिस तरीके से हमने इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा है उसी तरीके से आगे का भी है आपका, जैसे गंगा का है, ब्रह्मपुत्र का है, दक्षिण भारत का है, फिर इनका महत्व और नदी प्रदूषण। यह बेसिकली जो है रूपरेखा है इस लेसन की। यहां तक एक बार जो अगर आपने पढ़ा तो एक बार स्टॉप लीजिए 10 सेकेंड्स का और बताइए समझ में तो आ रहा है ना आपको। इफ यस कमेंट करके बता दो बच्चा एक बार। हाँ, तो आशा करता हूं कि यहां तक जो है हम हाफ ऑफ द लेसन तक आ चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं गंगा ड्रेनेज सिस्टम। मैं फिर से बता रहा हूं, यह सारी की सारी जानकारी पे हमें और बिल्डअप करना है। बेसिक है, राइट, फाउंडेशन नहीं है, राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, अभी हम हमारी एनसीईआरटी का क्रक्स निकाल रहे हैं कि इसमें कितना दम है। इसको तो निचोड़ लूं, फिर अब इसके ऊपर जितनी आवश्यकता होगी विटामिन की, प्रोटीन की, वो बाद में एड ऑन हम लर्न करेंगे। और वो भी होगा आपके जैसे एनसीईआरटी होगी ना, उसके बाद में मैं बुक सीरीज भी स्टार्ट कराऊंगा जिसमें मैं अच्छी अच्छी आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की किताबें आपको कराऊंगा। मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी की किताबें सॉल्व कराऊंगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की किताबें भी मैं आपके सामने लेसन वाइज लेसन लेके आऊंगा, ठीक है। सो अभी के लिए बेसिकली जो एनसीईआरटी है ये रहा आपके सामने, गंगा नदी अफवाह तंत्र। याद रखना ऑब्वियसली भारत के लिए बेसिकली पूरी की पूरी सबसे एक नेशनल इंपॉर्टेंस की नदी, एक सामरिक और एक सांस्कृतिक दोनों ही महत्व गंगा नदी का देखने को मिलता है दोस्तों। यह नदी प्रणाली भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। तो अगर भारत में पूछा जाए कौन सा रिवर सिस्टम बड़ा है तो गंगा सबसे बड़ा है। 12मासी है आपके पास में और काफी अन्य गैर 12मासी नदियां भी इसमें मिलती हैं। और ये अन्य उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलती है आपके पास में। सो गंगा अपने द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व के दृष्टिकोण से भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और यह 11 राज्यों में बहती है। कौन से, जैसे उत्तराखंड, यूपी, एमपी, राजस्थान। आप कहोगे राजस्थान में कहा गंगा, तो यहाँ इसकी सहायक नदियां राजस्थान से निकलती है। तो हम पूरे ड्रेनेज सिस्टम की, है ना, रिवर सिस्टम की बात करें, कैचमेंट एरिया की, जल ग्रहण क्षेत्र की, हिमाचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तो यह टोटल हो गया आपके पास में 11 स्टेट। तो इनकी उत्पत्ति झारखंड उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। तो उत्तराखंड और गंगोत्री ग्लेशियर याद रखिएगा कितनी ऊंचाई पे, 3900 मीटर की ऊंचाई पे होती है। इसे बेसिकली जैसे ये गंगोत्री से निकलती है तो इसे भागीरथी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके पास में, इसको क्या कहा जाता है, भागीरथी के नाम से जाना जाता है, राइट। सो आई हैव यहां से सारी चीजें की चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। सो यह गंगा नदी तंत्र जो है मध्य और लघु हिमालय को काटकर तंग महागड्ढों से होते हुए गुजरती हैं। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती हैं। तो यह भागीरथी गंगोत्री से निकली आपके पास में भागीरथी, और आपके पास में अलकनंदा नदी से मिलती। तो अलकनंदा नदी ऊपर से आ रही है, क्या है, अलकनंदा, ठीक है ना। तो इससे बेसिकली यहाँ पे मिलती हैं। तो इससे जब ये मिलती है इस एरिया को बेसिकली बोल दिया जाता है देवप्रयाग। क्या बोल दिया आपके पास में, देवप्रयाग, देवप्रयाग बोल दिया। इसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग के आगे बेसिकली क्या है, गंगा। उससे पहले बेसिकली ये क्या थी, यह थी भागीरथी। और यह हरिद्वार वाले एरिया से बेसिकली जो है
हरिद्वार वाले एरिया से क्या है, कहाँ एंटर कर गई ये, मैदानों में एंटर कर, इससे पहले पहाड़ों में थी। और यह प्रयागराज इलाहाबाद में यमुना से मिलती है, जैसे यहाँ पे ये बह ही रही है तो इसके ही समानांतर एक और नदी नीचे नीचे बहती है और वो इससे मिलती है प्रयागराज में, है ना, प्रयागराज इलाहाबाद जिसको कहा जाता है, राइट। अब देखें तो इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर लगभग जो है गंगा की लंबाई है, ठीक है। और इसका बेसिन भारत में लगभग जो है 8.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल में भारत में है। और ये महत्वपूर्ण बांध जैसे भागीरथी डैम है आपके पास में, है ना, और वहां पे भी है, टिहरी बांध है, फरक्का बैरेज है आपके पास में, है ना। तो यह इसके प्रमुख अफवाह तंत्र भारत में भी है और ये बांग्लादेश में भी आगे जाती है ये गंगा नदी। गंगा के मैदान पर बड़ी संख्या में शहर है ना, जैसे सहारनपुर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, ये पवित्र शहर, या फिर आपके पास जैसे काशी कह दूं मैं आपके पास वाराणसी को, पटना, भागलपुर, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, हावड़ा, ढाका, है ना, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण भारत और बांग्लादेश के शहर जो इन गंगा नदी के ऊपर है। बांग्लादेश में इसी गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा, बोलो, पद्मा नाम से जाना जाता है ना। पद्मा नदी के जमुना नदी और ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं ये लोग, जमुना, जमुना। तो आपके पास में जब यह गंगा नदी यानी पद्मा नदी जमुना नदी यानी ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो इसे मेघना बोला गया। तो पद्मा, पद्मा प्लस जमुना इज मेघना, PJ इज इक्वल टू M। और फिर ये डेल्टा बना करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं और जहां पे डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र उसे सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। ये सारी चीजों को अपन ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, राइट। तो ये रही गंगा, ये रही ब्रह्मपुत्र, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, नीचे से आ रही है आपकी तमसा, बेतवा, आपकी ये चंबल नदी है आपके पास में जो यमुना में मिलती है, ये दामोदर आपके पास में जो हुगली के आसपास में है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एंटर हुई आपके पास में पद्मा, गंगा को क्या बोल दिया, पद्मा। ये ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र वेस्ट बांग्लादेश में एंटर हुई तो क्या बोल दिया, जमुना। और ये कहीं कहीं आपके पास में गंगा जिसको पद्मा बोला, ब्रह्मपुत्र जिसे जमुना बोला, P और J जब मिल जाएंगे तो इसे क्या बोल देंगे, मेघना। और ये लास्ट में जाते हुए डेल्टा कहाँ बना देती है आपके पास में, बंगाल की खाड़ी में, सुंदरबन डेल्टा। अब इसे पढ़ो, गंगा की सहायक नदियों में से एक मुख्य नदी है यमुना, यमुना जो यमुनोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है। तो गंगा की सबसे बड़ी पश्चिम से निकलने वाली और सबसे लंबी सहायक नदी है यह, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, हिमनद से निकलती है, बंदरपुर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती है, 6300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर यह कहाँ गंगा से मिलती है, प्रयाग नामक स्थान जिसे इलाहाबाद भी कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं, यह गंगा से संगम करती है इस स्थान पे। यह प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाले जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, है ना, यह बेसिकली इसकी जो है दाहिने तट से मिलती हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे आपके पास में बनास, चंबल, सिंध, बेतवा, धनसिरी, केन, ये सारी बेसिकली जो है इस यमुना की क्या है, सहायक नदी। और ये सारी कहां से निकल रही है आपके पास में, यह हमारे इस प्रायद्वीपीय भारत से निकल रही हैं, ठीक है। चलो, सो अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्य के लिए पश्चिम और पूर्वी यमुना रिवर्स और आगरा नहर में आता है। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार के, जैसे चंबल नदी है जो यमुना की सहायक नदी है, पूछा गया कई बार प्रश्न, कहां से, मध्य प्रदेश के मालवा प्लेट्यू के महू के निकट से निकलती है, उत्तर आगे, अच्छा जब यहां से निकलती है उत्तरमुखी होकर के कई गॉर्जेस बनाती हैं, राजस्थान में कोटा पहुंचती है जहां पर ये गांधी सागर डैम बनाती है, क्या है, गांधी सागर डैम बनाती हैं। और कोटा से यह बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर होती हुई यमुना बेसिकली जो है उससे मिल जाती हैं। तो धौलपुर के आसपास में यह यमुना जी से मिल जाती हैं। और चंबल अपनी जो है उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए जाना जाता है, जिसे रेवाइंस खड्डे कहते हैं। तो कहा जाता है ना बीहड़, रेवाइंस, खड्डे, है ना, ऐसे जहां पे नदियों के कारण एरिया जो है वो पूरा का पूरा क्या हो गया, कहीं बहुत ज्यादा गहरे खड्डे, अब नहीं उनमें सड़कें बन सकती, नहीं खेती हो सकती, नहीं आवास हो सकता, नहीं पशु वहां पे चढ़ सकते, नहीं वनस्पति वहां उग सकती, वो क्या है, पूरे बंजर रेवाइंस एरिया। क्यों, क्योंकि सर नदियां के सालों साल, पिछले हजारों साल से बहने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। फिर है गंडक नदी। गंडक नदी देखो आपके पास में, तो वह नॉर्थ से आती हुई प्रतीत हो रही है, यह नेपाल से आती हुई प्रतीत होती है और कहीं कहीं गंगा के अंतर्गत मिल रही है आपके पास में। सो गंडक नदी जो है दो जलधाराओं से मिलकर के बनी है आपके पास में, काली गंडक और
त्रिशूल गंगा के मिलने से। त्रिशूल गंगा जो है और काली गंडक जो है, इससे के मिलने से बेसिकली बनती है आपकी गंडक रिवर, है ना, गंडक रिवर। अरे अच्छा, यह बेसिकली बिहार के चंपारण में गंगा के मैदानों में मिलती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा में मिल जाती है, राइट। तो पटना के आसपास में यह गंगा में एंटर कर जाती है। घाघरा, अब ये घाघरा नदी भी देखो, ये रही घाघरा नदी, दिस इज द घाघरा रिवर, राइट। अच्छा, घाघरा भी बेसिकली जो है आपके पास में यह मापचांगचुंगो ग्लेशियर से निकलती हैं और कहीं न कहीं आपके पास में कई एरियो का जल ग्रहण करने के उपरांत यह शीशा पानी में गॉर्जेस का निर्माण करते हुए पर्वतों से बाहर निकलती हैं, है ना। अच्छा, फिर है शारदा नदी, जिसे काली गंगा भी कहते हैं, यह इससे मैदान में मिलती हैं काली गंगा, और काली गंगा से मिलने के बाद में यह छपरा में गंगा में मिल जाती है घाघरा। फिर एक कोसी नदी, कोसी को बंगाल का बिहार का शोक भी कहते हैं। वी आर कॉलिंग इट एज द सॉरो ऑफ बंगाल, सॉरो ऑफ बंगाल, सॉरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक। तो कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है, एंटीसीडेंट रिवर, मतलब पहाड़ों को तोड़ करके बेसिकली घिस करके आगे बहेगी आपके पास में। स्रोत तिब्बत के माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहां से मुख्य धारा अरुण निकलती है। तो सबसे पहले इसको किस नाम से जाना जाता है? अरुण। यह है बेसिकली आपकी इससे निकलने वाली धारा, अरुण धारा। तो ये अरुण धारा जो है नेपाल के मध्य हिमालय को पार करती हैं और यह आगे जाकर के सोन, कोसी और पूर्व की तैमूर कोसी से मिलती है आपके पास में, ठीक है ना। सोन, फिर कोसी, फिर आपके पास में पूर्व से बेसिकली जो है तमूर रिवर, कौन सी है? तमूर रिवर से मिलती हैं। और इनके बाद में मिलने के बाद में जो रिवर्स मिलती, मतलब अलग अलग 6-7 धाराएं, ये सारी मिलने के बाद में क्या बनती है आपके पास में? कोसी अरुण नदी से मिलकर यह सप्त कोसी बनती है। क्या बनी आपकी? सप्त कोसी। और यह सप्त कोसी रिवर जो है आपके पास में, यह आपके पास में ये बहती हुई कहां पे आ गई आपके पास में? इट एंटर्स इन द गंगा, ये रही गंगा आपके पास में, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे कि बिहार के बड़े से एरिया के अंदर यहाँ पे बेसिकली क्या है? बाढ़ पैदा करती है, हर वर्ष बाढ़ पैदा करती है। और बाढ़ के कारण क्या होता है? रिहायशी एरिया, ग्रामीण एरिया, क्षेत्रीय एरिया, राइट, ये सारे के सारे प्रभावित होते रहते हैं, प्रभावित होते रहते हैं, ठीक है। आर वी क्लियर? यस। तो रामगंगा नदी गैरसैंण, अभी रामगंगा नदी भी महत्वपूर्ण है, यह कहीं न कहीं आपके पास में रामगंगा जो है वो गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती हैं, है ना। अपेक्षाकृत छोटी नदी है, शिवालिक के पर्वतों को पार करने के बाद में यह दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हैं और यूपी के निबाबाबाद के निकट मैदानों में एंटर करती हैं और कन्नौज के आसपास में गंगा से मिल जाती हैं, राइट। फिर है दामोदर, छोटा नागपुर प्लेट्यू के ईस्टर्न कॉर्नर से दामोदर नदी बहती हैं और वृंश घाटी रिफ्ट वैली में बहती हुई हुगली नदी में गिरती हैं। तो दामोदर नदी किस में एंटर की? हुगली रिवर में, हुगली रिवर के अंतर्गत एंटर की। फिर बराकर इसकी एक मुख्य सहायक नदी है, बराकर नदी इसमें अपना जल जो है वह डालती, सहायक नदी है। यह इसे बंगाल का शोक कहते हैं। तो व्हाट इज द सॉरो ऑफ बंगाल? बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर फ्लड आने से, इसी के अंदर बाढ़ आने से अधिकांश जल मग्न हो जाता है जो बंगाल का एरिया है, ठीक है ना। अच्छा, यह नदी जो है दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन नामक बहुउद्देशीय परियोजना के भी वश में कर लिया है आपके पास में, राइट। यह याद रखने की कोशिश करना कि इस रिवर को बेसिकली, जैसे अमेरिका के अंदर टेनेसी रिवर है तो वहां पे है टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन, टीवीसी, उसी आधार पे बेसिकली इसको भी चलाया जा रहा है। फिर है सारद व सरयू नदी। सरयू नदी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नेपाल से निकलती है आपके पास में और यह मिलाम ग्लेशियर से बेसिकली ओरिजिन होती है। गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है उसको, और भारत नेपाल सीमा पे बहते हुए जहां पे इसको काली या फिर चाइक नदी कहा जाता है, घाघरा नदी में मिल जाती है यह नदी। फिर है महानंदा नदी। अब मेरे को बताओगे कि सरयू नदी जो है इसके किनारे भारत का कौन सा आध्यात्मिक केंद्र, आध्यात्मिक शहर या तीर्थ स्थल स्थित है? जल्दी से बताओ। जो ये सारद रिवर है, कमेंट करके बताएंगे,
ठीक है। महानंदा की बात करते हैं अब, चलो। गंगा नदी की अन्य महत्वपूर्ण नदी हैं एक साथ में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से जो निकलती है महानंदा। यह पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। तो इधर हो गई यमुना, और फिर उधर हो गई लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हो गई आपके पास में कौन सी, महानंदा। महानंदा। फिर सोन नदी, गंगा के कहीं कहीं दक्षिणी तट पर सोन नदी एक सहायक नदी के रूप में मिलती है, जो कि अमरकंटक के पहाड़ों से बेसिकली निकलती हैं। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती है, मतलब इस पे आपको क्या झरने देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये नदी पटना के पश्चिम में आरा के पास गंगा में विलीन हो जाती है। सोन नदी। फिर ब्रह्मपुत्र, विश्व का सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी की मानसरोवर झील के निकट चैमयोंगडोंग ग्लेशियर में होता है। कौन सा ग्लेशियर है, ब्रह्मपुत्र कहां से आती है, चैमयोंगडोंग हिमनद या ग्लेशियर से, ठीक है, मानसरोवर लेक कैलाश पर्वत के पास में। और यह पूर्व दिशा के अनुदैर्ध्य रूप में बहती है आपके पास में। अनुदैर्ध्य मतलब समझो, पहले ये ईस्ट में बह रही थी, फिर यहाँ पे जो पर्वत हैं उनको तोड़ते हुए बेसिकली वह इंडिया में एंटर करती है ना। एंटीसीडेंट रिवर है ये आपके पास में, और यह दक्षिणी तिब्बत में शुष्क और समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहां इसे सांगपो कहते हैं। तो आपके पास में इसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, सांगपो नाम के जाना जाता है आपके पास। इसका मतलब होता है शोधक, शोधक। और तिब्बत के अंदर जो है आपके पास में रांगो सांगपो, इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से, सांगपो या फिर यारलुंग जांगबो, यारलुंग जांगबो, ठीक है सर। फिर है ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में कहीं न कहीं जो है ये मध्य हिमालय के नमछा बरवा के निकट एक गहरे गड्ढे का निर्माण करते हुए कहीं न कहीं जो प्रक्षुब्ध और तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है आपके पास में, है ना। तो ये यहाँ से बेसिकली शुरू हुई और वो तिब्बत में बहती हुई यहाँ से वापस एंटर कर गई, है ना। ये यू टर्न लेते हुए यहाँ पे कई सारे आपके पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उन पर्वतों को बेसिकली क्या करती है, तोड़ती है। एंटीसीडेंट है आपके पास में, महाखंड गॉर्जेस बनाते हुए बाहर आती हैं और बहुत ही तेज बहाव वाली नदी के रूप में आगे आती है। तो यह गिरिपथ से बेसिकली जो है शिहंस और दिहंस, है ना, तो शिबांग और दिहांग के नाम से बेसिकली निकलती है। तो इसे दिशंग भी बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर सदिया कस्बे में पश्चिम में इस भारत में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में कहाँ एंटर करती हैं, तो सदिया के आसपास में एंटर करती हैं। दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहते हुए बाएं तट के ऊपर यह प्रमुख सहायक नदियां इसकी, जैसे दिबांग, जिसे सिकांग रिवर कहते हैं, लोहित रिवर हैं आपके पास में, इससे भी ये मिल जाती हैं। इसके बाद ये नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। तो अरुणाचल के आगे ये लोहित रिवर और से मिलने के बाद में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाएगा। असम घाटी में लगभग 750 किलोमीटर की यात्रा करती हैं और असंख्य छोटी छोटी सहायक नदियां इससे आके मिलती हैं, जैसे जैसे लोहित, दिबांग, इनसे तो मिली गई, यहां से ब्रह्मपुत्र शुरू हुई, फिर दिहांग, दिशांग, धनसिरी, सुबनसिरी, केमांग, मानस, संकोश, तीस्ता, ये सारी बेसिकली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां है। और बाएं तट पर प्रमुख सहायक नदियां जो है बूढ़ी, दिहिंग और धनसिरी, जबकि दाएं तट पर आपके पास सुबनसिरी, केमांग, मानस और शंकोस है। सुबनसिरी जिसका उद्गम तिब्बत में होता है, एक पूर्ववर्ती नदी है, मतलब एंटीसीडेंट रिवर, ये भी पर्वतों को तोड़ के आती है। सुबनसिरी ये भी ऊपर से आ रही है ना, इट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम हिमालयाज। चलिए सर, फिर यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं और फिर दक्षिण दिशा में बहती है, और दक्षिण दिशा में बहती है, बांग्लादेश में एंटर करती है, इसे जमुना कहेंगे, है ना। और तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलते हैं। तीस्ता बहुत ही फास्ट फ्लोइंग रिवर होती है जो ऊपर से आ रही है, तीस्ता रिवर, वेरी फास्ट फ्लोइंग रिवर कमिंग फ्रॉम हियर, राइट। और यह ज्वाइन करती हैं इसको। अंत में यह नदी पद्मा के साथ में मिलकर के, पद्मा मतलब यही गंगा, गंगा को पद्मा बोल दिया बांग्लादेश वालों ने, है ना, और उसके साथ मिलकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन और तटीय अपर्दन के लिए जानी जाती है, मतलब बार बार अपना रास्ता बदल देती है। और जब नदी अपना रास्ता बदलती है तो क्या होता है, बाढ़ आती है, और इसके कारण अधिकतर सहायक नदियां बड़ी हैं। जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण अत्यधिक अवसाद बह करके आते हैं, और हर वर्ष आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि सर ये ब्रह्मपुत्र वाले एरिया के अंदर भारी तबाही होती है, भारी से भारी तबाही होती है, राइट। यहां तक ये पॉइंटर्स क्लियर हुए, राइट। कितने पॉइंटर्स क्लियर है, मुझे एक बार जल्दी से क्लियर करके बताओ, कितना लिखा अभी तक आप लोगों ने, कितना समझा आप लोगों ने।
कमेंट करके बताओ एक बार, समझ में तो आ रहा है ना, चेहरे की मुस्कान बनी रहनी चाहिए। यस, सो आई गेस यहाँ पे काफी सारी चीजें क्लियर हुई होगी आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं कि हमारे साउथ इंडिया में कौन कौन सी मुख्य नदियां, जैसे नर्मदा है, तापी है, गोदावरी है, महानदी है आपके पास में, कृष्णा है, गोदावरी है, ठीक है ना, इनकी बात करने वाला है। तो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र जो है वो हिमालयी जल निकास तंत्र से भी पुराना है, क्योंकि हमारे भारत में सबसे पुराना भूभाग कौन सा है, तो हमने कहा था कि सर यह पेनिनसुलर प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय भारत है। और यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था से भी पता चलता है कि हमारी ये जो नदियां हैं, ये गंगा की, ब्रह्मपुत्र की या तीस्ता जैसी फास्ट फ्लोइंग रिवर नहीं, ये नदियां कैसी है, स्लो मूविंग, इरोजन कम है, कम ढाल पे बहती हैं आपके पास में। तो ये प्रौढ़ावस्था के अंदर है, नदियां पुरानी हैं, ओल्ड एज में है आपके पास में। और ये नदी घाटियां बेसिकली जो है चौड़े और उथला होने से प्रमाणित होता है, मतलब ये नदियां गहरी नहीं है, मतलब आपके पास में ज्यादा कटाव नहीं है, ये नदियां ज्यादा विस्तृत एरिया में फैली हुई हैं आपके पास में और उथले एरिया में है ना। पश्चिम घाट के पश्चिम तट के पास में प्रायद्वीपीय नदियों के जल को बांटने का कार्य करता है। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है आपके पास में, पर्वत है, पश्चिमी घाट है, और ये पश्चिमी घाट क्या करता है, ये नदियों को क्या करता है आपके पास में, इधर से इधर की नदियां पूरी की पूरी बंगाल की खाड़ी में, इधर से इधर की नदियां पूरी अरब सागर में जाएगी आपके पास में, ठीक है ना। तो आपके पास में एक तरफ की नदियां बंगाल की खाड़ी में जा रही है, दूसरी तरफ की नदियां अरब सागर में जा रही हैं। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकांश नदियां, क्योंकि तो नर्मदा नदी और तापी नदी जो है अरब सागर की तरफ जा रही है, अधिकांश नदियां जो है आप देखने की कोशिश करो, ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब कहाँ जा रही है आपके पास में, बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, पूर्व की ओर बहती हैं। तो प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में बहने वाली नदियां कौन सी हैं, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, सोन है, गंगा नदी से संबंधित है आपके पास में। कई नदियां हैं आपके पास में, वो नॉर्थ वाली रिवर्स को जाकर के मिलती है। तो प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली को कैसे हम बांटेंगे, सबसे पहले है ऐसी होगी कुछ नदियां जो बेसिकली जो है ईस्ट के अंदर फ्लो करे, कुछ नदियां होगी जो वेस्ट में फ्लो करेगी फिर आपके पास में, ठीक है ना। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जैसे महानदी, सुवर्णरेखा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, राइट, यह नदियों में बेसिकली जो है आपके पास में सारी की सारी नदियां लगभग पश्चिम घाट से निकलती हैं। और सुवर्णरेखा नदी कहां से निकल रही है, रांची के पठार से। और ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि सुवर्णरेखा डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी होगी, वेस्ट की तरफ बहने वाली नदियां कौन सी होगी आपके पास में, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही नदी, ठीक है ना। यह नदियां हैं आपके पास में प्रमुख नदियां, अरब सागर में बेसिकली बहती है, ये ज्वरनूद बनाती है, जिसको एस्चुरी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, एस्चुरी। एस्चुरीज बेसिकली क्या होता है, जहां पे नदियों का मीठा पानी सागर का खारा पानी मिल जाता है, नदियों में इतना बेसिकली मिट्टी नहीं होता है कि वो डेल्टा का निर्माण कर सके, ज्यादा डिपोजिशन नहीं होता है, निक्षेपण नहीं होता है, अतएव यहाँ पे बेसिकली क्या है, नदियां समुद्र से नॉर्मल वे में मिल जाती है विदाउट मेकिंग एनी डेल्टा। उसको बेसिकली क्या कहते हैं, खारा पानी मीठा पानी मिक्स हो जाता है, उसको हम कहते हैं फिर एस्चुरीज, ब्लैक वाटर्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसको ज्वरनद मुख भी कहते हैं, ठीक है। जैसे तापी है, जैसे आपके पास में नर्मदा है, माही है, साबरमती है, यह सारी नदियां, ठीक है। अब है आपके पास में प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियों को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। उसमें सह्याद्री से, सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली, तो जो हमारे पश्चिमी घाट है, जो पर्वत श्रृंखला है, इससे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सह्याद्री से पश्चिम में बहने वाली नदियां भारत की घाटियों के कुल क्षेत्रफल का 3% हिस्सा बनाती हैं। देश का लगभग 18% जल संसाधन इन्हीं में मौजूद है। लगभग 600 छोटी जलधाराएं पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पश्चिम की ओर बहती है। और यहाँ पे, सॉरी, पश्चिम मतलब ये हो गया, पश्चिम की ओर बहती हैं और लगभग आपके पास में पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में मिलती हैं। और इतनी बड़ी संख्या में जलधाराओं को जल की प्रतिपूर्ति ये करता है। तो शारावती नदी द्वारा बनाया गया जौग फॉल जो है वो भारत का सबसे प्रसिद्ध, है ना, फॉल है, जो कि आपके पास में वेस्ट फ्लोइंग रिवर पे बनाया जाता है। फिर है महानदी, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहवा के निकट निकलती है ना। तो कहां से निकली, छत्तीसगढ़ के सिहवा के आसपास से निकलती है। ओडिशा से बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ये भी क्या है, आपके पूर्व के अंदर बहती है आपके पास में, ईस्ट फ्लोइंग है आपके पास में। 850 किलोमीटर लंबी है। जलग्रहण क्षेत्र लगभग 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है, मतलब नेविगेशन, शिप्स
जो है जहाज जो है वो बह सकते हैं आपके पास में, ठीक है ना। इस नदी में अफवाह द्रोणी लगभग 53% का मध्य प्रदेश में है, बाकी का भाग जो है छत्तीसगढ़ में है और उड़ीसा के अंतर्गत फैली हुई 3 राज्यों में। फिर गोदावरी की बात करते हैं, गोदावरी भी यहाँ पे बेसिकली जो है पश्चिम घाट से ही निकलती है, राइट। तो इसे दक्षिण की प्रायद्वीप की जो है सबसे बड़ी जो नदी तंत्र कहा जाता है, इसीलिए इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, क्योंककि उत्तर में गंगा नदी 2525 किलोमीटर सबसे लंबी, और दक्षिण में गोदावरी नदी सबसे लंबी 1465 किलोमीटर के आसपास में। कहां से? महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी के अंदर यह विसर्जित हो जाती है। सहायक नदियां हैं जो महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र से गुजरती है। जलग्रहण क्षेत्र लगभग 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है और उसका भी लगभग आधा भाग जो है वो महाराष्ट्र में है, बाकी एमपी और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में बहती है। फिर है मुख्य सहायक नदियां कौन सी हैं? पेनगंगा, इंद्रावती, है ना, प्राणहिता और मंजिरी, ठीक है ना, यह इसकी सहायक नदियां हैं। पोलावरम के दक्षिण में यहाँ पे इसके मार्ग के निचले भाग में बाढ़ आती हैं और गोदावरी एक सुदृश्य प्रपात की संरचना भी करती है ना, इट मेक्स अ वेरी सीनिक फॉल एज वेल। पोलावरम पोलावरम बहुत इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। सर इसका डेल्टाई भाग में जो है नौ संचालन संभव हो पाता है। राजमुंड्री के पास में कई जल धाराओं में विभक्त होकर के एक वृहद डेल्टा का निर्माण करती है गोदावरी रिवर। फिर कृष्णा, कृष्णा पूर्व में बहने वाली मतलब फ्लोइंग टुवर्ड द ईस्ट, ईस्ट की तरफ बहने वाली बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, राइट। कहां से? यह पश्चिमी घाट के महाबलेश्वरम के निकट से निकलती है। कृष्णा कुल लंबाई 1400 किलोमीटर के आसपास में है। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, है ना। जल ग्रहण क्षेत्र लगभग जो है इसका 27% भाग महाराष्ट्र में है, बाकी का कर्नाटका और आंध्र और तेलंगाना के अंतर्गत है। कृष्णा रिवर, उसके बाद है कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटका के कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी माउंटेन से निकलती है, 800 किलोमीटर लंबी और 80 लगभग आपके पास में 81,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास अपवहित होती है। श्री कृष्णा। और प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग सारा जल बहाती है, क्योंकि यह ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बारिश के अंदर मानसून से बारिश होती है और नीचे की टाइम बेसिकली जो है यह रिट्रीटिंग मानसून से भी बारिश होती है। तो एक बार दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश लेता है, फिर यह उत्तर पूर्व के नॉर्थ ईस्ट के मानसून जो सर्दियों में बारिश करता है उससे भी बारिश होता है। इसके कारण लगभग यह पूरे साल बहती है। तो कावेरी नदी क्या है आपके पास में? यह पेरिनियल रिवर है, 12मासी नदी है। तो 6 महीने बेसिकली साउथ वेस्ट मानसून से रिवर बारिश लेती है और 6 महीने नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश लेती है। तो इस नदी की द्रोणी 3% भाग केरला में, 41% कर्नाटका में और 56% तमिलनाडु में। कावेरी नदी के पानी को लेकर के लड़ाइयां होती रहती कि नहीं होती रहती? बिल्कुल होती हैं। तो महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन सी? कबानी, भवानी, अमरावती। बोलो मेरे साथ, कबानी, भवानी, अमरावती कावेरी की सहायक नदियां, ठीक है। चलो ये देखो कर्नाटका से निकली आपके पास में और आपका ये मेजर पार्ट जो है इसका तमिलनाडु के अंतर्गत। फिर है नर्मदा। नर्मदा रिवर जो है आपके पास में विंध्या पर्वत श्रृंखला और सतपुरा पर्वत श्रृंखला के बीच में जो घाटी क्षेत्र है, जो वैली है, उसके अंदर बहती है। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। यहाँ पे है अमरकंटक का पहाड़, तो इस अमरकंटक के पहाड़ से बेसिकली इसका ओरिजिन होता है। 15,000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और दक्षिण में नीचे होता है आपके पास में सतपुड़ा, है ना। उत्तर में है विंध्याचल की श्रेणियों के बीच के एक भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में यह बहती है। संगमरमर के चट्टानों में खूबसूरत महाखंड और जबलपुर के निकट ये धुआंधार वाटरफॉल भी बनाती है आपके पास में, ठीक है ना। और 1300 किलोमीटर दूर तक बहने के बाद भड़ूच के अंदर दक्षिण में यह अरब सागर से मिल जाती है। तो कितनी लंबाई है नर्मदा की? 1300 किलोमीटर के करीब है। और क्या बनाएगी आपके पास में? यह 27 किलोमीटर लंबा ज्वरनद एस्चुरीज बनाती है। सरदार सरोवर परियोजना का नाम सुना होगा, जिसका कई बार सुर्खियों में भी आता है, सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर परियोजना का कई बार क्या किया जाता है, लोग इसका विरोध भी करते हैं, ठीक है ना। इसका किस नदी पे बनाया गया है? नर्मदा रिवर पे बनाया गया। फिर है तापी। यहाँ पे विंध्या और सतपुरा के बीच में है नर्मदा और सतपुरा के दक्षिण में क्या है? तापी नदी बहती है।
तापी नदी जो है यह पश्चिमी दिशा में बहने वाली अन्य महत्वपूर्ण नदी है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से में मुल्ताई से निकलती है और लगभग 720 किलोमीटर लंबी है और 65,000 स्क्वायर किलोमीटर का इसका जो है अपवाह तंत्र है। इसका 80% भाग महाराष्ट्र में, 15% एमपी में, बाकी भाग गुजरात में, मतलब 3 राज्यों में महत्वपूर्ण रूप से बहती है। फिर है माही नदी। माही नदी जो है आपके पास में विंध्या पर्वतमाला से निकलती है, 530 किलोमीटर लंबी नदी है आपके पास में, और विंध्य पर्वतमाला से निकलने के बाद यह एमपी में, राजस्थान में, गुजरात में और लास्ट में जाते हुए खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में गिर जाती है। फिर है लूनी नदी। लूनी नदी जो है अरावली के पश्चिम से निकलती है। लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है आपके पास में और ये इनलैंड है। मतलब इनलैंड ड्रेनेज का क्या मतलब हुआ दोस्तों? इनलैंड का मतलब ये हुआ कि यह समुद्र तक नहीं पहुंचता इसका पानी। बारिश के टाइम थोड़ा बहुत पानी होता है, वो कहीं के रण ऑफ कच्छ तक पहुंच पाता है आपके पास में। दैट्स इट। देखो यहाँ से पानी स्टार्ट तो हुआ आपके पास में अजमेर के पास से, पर ये लूनी नदी जो है आपके राजस्थान के बाद में गुजरात के रण ऑफ कच्छ तक आता है उसका पानी, उसके आगे अरब सागर तक नहीं पहुंच पाता। तो पुष्कर के समीप 2 जलधारा, सरस्वती जिसे सागरमती कहते हैं और सागरमती कहते हैं, इन 2 जल धाराओं के रूप में ये उत्पन्न होती हैं और गोविंदगढ़ के निकट ये मिल जाती हैं और यह नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती हैं और इसे लूनी कहा जाता है। तो तलवाड़ा के पास में यह पश्चिम दिशा में बहती है, तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम रूप लेते हुए कच्छ के रण में जाके मिल जाती है। संपूर्ण नदी जो है ये अल्पकालिक होती है, मतलब खाली बारिश के समय चलती है 1, 2, 3 महीने, दैट्स ऑल। उसके बाद में यह बंद हो जाती है, कहीं कहीं नदी खत्म हो जाती है। अब नदी जल उपयोग की भी एक कहीं कहीं सीमा होती है। तो भारत में नदियां प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती है, लेकिन समय व स्थान को दृष्टि का वितरण समान नहीं है। कई नदियों में 12 महीने पानी होता है, उन्हें 12मासी नदी कहा गया। कई नदियों में बेसिकली सीजनली 4-6 महीने ही पानी होता है, जिन्हें अनित्यवाही नदियां कहा गया कि वह हर रोज नहीं बहती, सीजन्स में बहती है। तो देश का एक बड़े भाग में बाढ़ होती है तो दूसरे भाग में हो सकता है सूखा भी हो। तो क्या एक द्रोणी की जल अधिकता को जल की कमी वाली द्रोणी के स्थानांतरित करके इस समस्या को समाप्त या अथवा कम किया जा सकता है? क्या हमारे देश में नदियों की द्रोणियों को जोड़ा जा सकता है? तो क्या हम रिवर को दूसरी रिवर से कनेक्ट कर सकते हैं? प्रश्न ये है कि आपके पास में यहाँ पे पेरियार दिक परिवर्तन, जैसे पेरियार नदियों के अंदर बेसिकली क्या किया गया, जैसे यहाँ पे पानी ज्यादा है, यहाँ पे पानी कम है ना, तो यहां से पानी पंप करके इस नदी के अंदर बेसिकली लाने की कोशिश की गई। पेरियार डाइवर्जन स्कीम, जैसे इंदिरा गांधी परियोजना, कुर्नूल कडप्पा रिवर, ब्यास सतलज लिंक और गंगा कावेरी लिंक। तो यही तो एग्जाम्पल है आपके पास में कि कहीं पे बेसिकली पानी ज्यादा है, कहीं पानी कम है, तो ज्यादा पानी से कम पानी वाले क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा सकता है। अब नदी के उपयोग के ऊपर भी कई बार सीमा है आपके पास में, कई समस्याएं हैं आपके पास में कि पर्याप्त मात्रा में जल नहीं होना, पानी है पर प्रदूषित होना, नदी जल में ज्यादा गाद होना, मतलब आपके पास सेडिमेंट ज्यादा होना, उसमें मिट्टी ज्यादा होना, ऋतुवन जल का असमान प्रवाह होना आपके पास में, राज्यों के बीच में जल को लेकर के विवाद हो जाना, और मध्य धारा की ओर बस्तियों के विस्तार के कारण नदी वाहिकाओं का सिकुड़ जाना। कि सर जो नदियों का एरिया था वहां पे अब बस्तियां रहने लग गई, अब वो नदियों का एरिया जो था आपके पास में कहीं न कहीं सिकुड़ जाता है वो वाला एरिया। तो बाढ़ के एग्जाम्पल है, तो नदियों में प्रदूषण सा हो जाना आपके पास में, कई सारे इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। आज भी नदियां बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये बताया जाता है अगला विश्व युद्ध या अगला कहीं के जो सामरिक युद्ध होंगे वह जल को लेकर के, जल संसाधनों को लेकर के होंगे। तो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ क्वेश्चन से मेरे उसके आंसर लिख के बताओ। कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? कमेंट में आंसर आना चाहिए, है ना। निम्नलिखित में से किस नदी को द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा बेसिकली जो है इसका ड्रेनेज सिस्टम इंडिया के अंदर कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद नदी में शामिल नहीं? तो 5 नदियां पड़ी थी, कौन सी इसमें से शामिल नहीं है उसके अंतर्गत? फिर बताओ कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, रिफ्ट के अंदर बहती, खड्डे के अंदर बह रही है वो, है ना। सोन, नर्मदा, यमुना अथवा लूनी। कौन सी नदी में से अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल का है? तो हमने अभी पढ़ा था अलकनंदा और भागीरथी जहां पे मिलती है उसको हमने क्या नाम दिया था आपके पास में? व्हाट डिड वी नेम, है ना, जिसके बाद में उस नदी को गंगा बोला गया था, राइट। सो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स को और इस क्लास की पीडीएफ को और डेली आंसर राइटिंग के लिए, डेली करंट अफेयर्स के लिए, हिंदी में करंट अफेयर के सारांश के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जगदीश जांगड़ सर PW। और यहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा आप ही जैसे सिंसियर और कहीं न कहीं बेस्ट स्टूडेंट्स जो है इन्होंने ज्वाइन कर रखा है। आई वुड अर्ज यू कि सीरियसली, सिंसियरली अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। कोई भी समस्या हो लिखिए हमें, हम हमेशा अवेलेबल है कमेंट बॉक्स में। डू रीच आउट टू अस। और अगर ये सेशन
अच्छा लगा हो, टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। जेन्युइन फीडबैक जो है वो टीचर्स के लिए एक रियल करेंसी होता है दोस्तों, और आपका स्नेह और आपके सम्मान के लिए मैं हमेशा नतमस्तक रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग दिस सीरीज। लव and blessings for all of you. We'll see you again next week with the next lecture. Until then, thank you. Jai Hind.